वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम कंजर्वेशन को डिफाइन करेंगे और कंजर्वेशन का डिफरेंट जो टाइप है उसको स्टडी करेंगे, जैसे कि इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। Biodiversity conservation refers to the developed way of protection plants and animals diversity। कहने का मतलब है बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि हम ऐसा कोई वे को हम खोजें जो कि हम प्लांट के स्पीसीज और एनिमल के स्पीसीज को हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उसी को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स। In situ conservation requires the identification and protection of natural areas that have high biodiversity. However, species cannot be protected individually as they are all interdependent on each other. The whole ecosystem must be protected. कहने का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक नेचुरल एरियाज को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए जहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, और हमें ये पता है कि किसी भी स्पीसीज को क्या है, हम इंडिविजुअली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल है या स्पीसीज है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या इंटरडिपेंडेंट कह सकते हैं। इसीलिए हमको पूरा जो होल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। Conserving the animals and plants in their natural habitats is known as an in situ conservation। कहने का मतलब है कि जो प्लांट और एनिमल है, जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है प्लांट की और एनिमल की, उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट्स में हम प्रोटेक्ट करें, उसी को इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। द established natural habitats are नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम डिस्कस करेंगे। बायोस्फीयर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में। वहाँ पे हमने बायोस्फीयर को डिफाइन किया था। बायोस्फीयर एक इंटरेक्टिंग जोन है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर का, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगर हम उस बायोस्फीयर को अगर प्रोटेक्ट कर दें, उसी को बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। Difference between national park and wildlife sanctuaries. National park, no human activities are allowed in core region। कहने का मतलब है कि जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे अलाउड नहीं करते उनके कोर रीजन में, बट कुछ पर्टिकुलर रीजन तक क्या है अलाउ कर देते हैं फॉर द टूरिज्म। डिफाइंड एंड फिक्स्ड बाउंड्रीज। नेशनल पार्क के डिफाइंड और फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है। नेशनल पार्क आर फॉर्म्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल लेगिस्लेचर। कहने का मतलब है कि ये जो नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पर्सन के थ्रू बनाए जाते हैं जो लॉ को थोड़ा चेंज कर सकते हो। नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरी। हम ये जानते हैं कि नेशनल पार्क को हम क्या है, नीचे यानी डाउनग्रेडेड सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ कर देते हैं, क्योंकि जो विलेजर्स किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास रहते हैं वो वहाँ से जो फ्रूट है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से मेडिसिन जो मेडिसिनल प्लांट है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूल के लिए उनके ब्रांचेस को यूज़ कर सकते हैं। नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती है।
Sanctuary are usually formed by the order of central or the state government. जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही बनता है. If government want to upgrade to a national park, it was possible. कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट चाहती हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जाए नेशनल पार्क में तो ये पॉसिबल है. केस स्टडी. National park play important role in increasing population growth of endangered species. Project Tiger was launched by the Government of India with the support of WWF International in 1973 and was the first such initiative aimed to protecting this key species and all its habitats. Project Tiger was initiated in 9 tiger reserves in different ecosystems of the country, covering an area of 16,339 square kilometer. By 2021, the number of tiger reserves increased to 27, covering an area of 37,761 square kilometer. The tiger count climbed from 268 in 1972 in the 9 tiger reserves to around 1500 in 1997 in the 23 tiger reserves. The Project Tiger recognized the fact that tigers cannot be protected in isolation and that to protect the tigers, its habitat need to be protected. इस केस स्टडी में हम ये स्टडी करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1973 में WWF इंटरनेशनल के साथ मिलकर इंडिया में 9 टाइगर रिजर्व्स को क्या है कि बनाया और ये कंट्री के डिफरेंट एरियाज में थे और ये टोटल जो एरिया कवर करते थे 9 टाइगर रिजर्व ये 16,339 स्क्वायर किलोमीटर था. बाद में 2021 में इन टाइगर रिजर्व्स को इंक्रीज किया गया 27 तक जिसका टोटल एरिया था 37,761 स्क्वायर किलोमीटर. 1972 में जो टाइगर का जो काउंट था वो 268 था ये टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स में, बट ये 1500 हो गया इन 1997 में ये 23 टाइगर रिजर्व्स में. इस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जो टाइगर है उसको क्या है हम आइसोलेटेड कंडीशन में क्या है कि उसको क्या है ग्रो नहीं कर सकते उसके पॉपुलेशन को. इसीलिए हमें उसके टाइगर को अगर कंजर्व करना है तो उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करना पड़ेगा. ये इस केस स्टडी से हमें पता चला. केस स्टडी. Wildlife sanctuary play important role in increasing population growth of endangered species. Odisha olive redly turtles every year at Gahirmatha and 2 other sites on the Odisha coast. Hundreds of thousands of olive redly turtles congregate on the beach between December and April for mass nesting. This was the largest nesting site for the olive redleys turtle in the world. In 1999, by the end of March, it was estimated that around 2 lakh turtles had nested at the Gahir Matha beach. Marine biologists believe that only 1 out of every 1,000 eggs actually matures into an adult. There are severe threats to these nesting sites, shrinking nesting sites, constructing of roads, and building close to these rookeries and other infrastructures development projects hamper the nestings. इस केस स्टडी में ये बताया गया है कि जो ऑलिव रेडी टर्टल्स हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं जो एवरी ईयर माइग्रेट करके डिफरेंट
कंट्रीज से माइग्रेट करके वो दिसंबर से अप्रैल तक क्या है, ये इंडिया के गहीर माता साइट, कोस्टल साइट पे आते हैं, और भी दो साइट्स है उड़ीसा में वहां पे। और या इतने लार्ज नंबर में आते हैं वो, कि क्या होते हैं कि वो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो नेस्टिंग कर सके, और उससे क्या है न्यू इंडिविजुअल्स बॉर्न हो सके। ये 1999 में मार्च में हमने उसको एस्टिमेट किया कि 2 lakhs जो टर्टल है वो गहीर माता बीच में आते हैं। जो भी मैराइन बायोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है कि एक ही मैच्योर हो पाता है 1000 एग्स में से। और डे बाय डे क्या हो रहा है कि गहीर माता का जो एरिया है वो श्रिंक होता जा रहा है। श्रिंक होने के कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण क्या है, रोड का बनना, बिल्डिंग का फॉर्मेशन होना, जिसकी वजह से क्या है जो नेस्टिंग साइट है वो क्या है, और क्या है, श्रिंक होता जा रहा है। Trawler fishing is another large threat to the turtles. After its discovery in 1974, the beach was notified as a sanctuary, the Bahitar-Kanika Sanctuary, and was closed for hunting, recognizing the threats to turtles from fishing by large trawlers. The Odisha Marine Fisheries Regulation Act was passed in 1982. This act prohibits trawling within the 10 kilometer of the coasting throughout the state, and make it mandatory for all trawlers to use turtle excluder device. In 2021, the state government of Odisha declared that a 5 month period between January to May should constitute a no fishing season for a distance of 20 kilometers from the coastline. दूसरा बहुत बड़ा जो कारण है इनके जो टर्टल का जो स्पीसेस है इंडेंजर्ड होने का, ट्रोलिंग फिशिंग का। ट्रोलिंग फिशिंग क्या होती है कि एक बोट होता है, जो बोट, उस बड़े बोट के थ्रू क्या होता है कि हम नेट को क्या है कोस्टलर एरिया में डाल देते हैं और फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द फिशिंग क्या होता है, उसके साथ हमारे जो ऑलिव रेडी टर्टल्स हैं वो भी क्या है नेट पे आ जाते हैं, और नेट पे आ जाने की वजह से वो क्या है कि बॉटम में चले जाते हैं, तो क्योंकि वो नेट से बाहर नहीं निकल पाते तो उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि डेथ इसलिए हो जाती है कि क्योंकि वो जो ऑलिव रेडी टर्टल्स है, ठीक, ये जो रिस्पायरेशन करता है वो लंग्स से करता है, तो उसको क्या है वाटर सरफेस पे आना जरूरी है। बट नेस्टिंग करते वक्त ये क्या है नेस्ट में फंस जाने की वजह से ये बॉटम की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं। इसी को देखकर 1974 में ये गहीर माता को सेंचुरी में कन्वर्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया बहितर कनिका सेंचुरी। और उड़ीसा मैराइन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट पास किया गया 1982 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रॉलिंग जो फिशिंग है वो 10 किलोमीटर तक क्या है नहीं किया जा सकता है, और जो भी ट्रॉलिंग फिशिंग करते हैं उनको टर्टल एक्सिक्लूडर डिवाइस रखना जरूरी है। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो नेट से क्या करें कि इन ऑलिव टर्टल को आराम से निकाल सके। बाद में 2021 में उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 मंथ के लिए जनवरी से लेकर मई तक का जो मंथ है उसको क्या किया, नो फिशिंग सीजन घोषित कर दिया। इस टाइम पे कोई यहाँ पे ट्रॉलिंग फिशिंग नहीं कर सकता है 20 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन तक। एक्सी2 कंजर्वेशन, conserving biodiversity outside the areas where they naturally occur is known as ex situ conservation.
देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी जो स्पीशीज़ है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। बट ऐसे कई सारे स्पीशीज़ है जो इंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्शन की कगार पे है, तो उनके लिए अलग मेथड यूज़ करना ज़रूरी है। तो वो अलग मेथड क्या है कि आर्टिफिशियल वे से हम क्या करते हैं, एक जगह पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पे उसको ब्रीड किया जाता है। इसी मेथड को हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। By establishing botanical garden for plants and zoological park for animals where there is expertise to multiply the species under artificially managed conditions, these breeding programs for rare plant and animals are however more expensive than managing a protected area. अब हम कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज को कैसे बचा सकते हैं? कोई बॉटनिकल गार्डन को एस्टेब्लिश करके जो कि प्लांट के लिए करेंगे, जूलॉजिकल पार्क को एस्टेब्लिश करके जो कि हम एनिमल्स के लिए करेंगे। इन एरियाज इन जो दो जगहों पे बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे एक्सपर्ट पर्सन होते हैं जो इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्रीड करवाते हैं। ब्रीड करवाने के बाद क्या करते हैं कि ब्रीड करवा के उससे हम क्या करते हैं, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। बट ये जो तरीका होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। जूलॉजिकल पार्क में जब हम इनब्रीड करते हैं, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसका हम ब्रीडिंग कराया जा रहा है, कि उनका जेनेटिक मेकअप इतना वीक ना हो कि उसको एनवायरनमेंट क्या है कि एडेप्ट एनवायरनमेंट उनको क्या है कि सिलेक्ट ना करे। तो इसीलिए हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, स्ट्रांग हो और वो सरवाइव कर सके। फिर उसके बाद हम उसको क्या कहें, उसके नेचुरल हैबिटेट पे री इंट्रोड्यूस कर सके। Case study: Zoological park play important role in increasing population growth of endangered species. In India, successful ex situ conservation programs have been done for all our three species of crocodiles. This has been highly successful. Another recent success has been the breeding of the very rare pygmy hog in Guwahati Zoo. Delhi Zoo has successfully bred the rare Manipur brow antler deer. हम यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पे हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज को सक्सेसफुली क्या है, हमने उसकी पॉपुलेशन को क्या है इंक्रीज कर लिया है। हम जानते हैं कि हमारे कंट्रीज में थ्री रेयर क्रोकोडाइल की जो स्पीसीज पाई जाती जो इंडेंजर्ड थी, हमने सक्सेसफुली क्या किया, उनको ब्रीड किया और उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज किया और बाद में हमने उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये और एक और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसको हम पिग्मी हॉग कहते हैं, इसको सक्सेसफुली जो ब्रीडिंग करवाया गया है ये जो गुवाहाटी के जू में। ऐसे ही एक और सक्सेसफुल स्टोरी है मणिपुरी ब्रो एंटलर जो डियर है, ये भी इंडेंजर्ड था, इसको भी सक्सेसफुली हमने क्या किया, ब्रीड किया। We estimated 30,000 varieties of rice cultivated in India till about 50 years ago. Now, only a few of these are still cultivated. The new varieties which are now being cultivated everywhere have been developed using a germplasm of these original types of rice. If all the traditional varieties vanish completely, it will be difficult to develop new disease resistance varieties of rice in the future. Several varieties have been preserved in gene banks. However, this is both very expensive and risky. हम आज से 50 साल पहले तक क्या है कि 30,000 जो वैरायटीज थे राइस के, उसको हम अपने जो एग्रीकल्चर लैंड पे ग्रो किया जाता था।
बट आज उस 30,000 में से कुछ ही वैरायटीज को हम क्या करते हैं, कल्टीवेटेड करते हैं, और वो भी हमें कहाँ से मिलता है कि जो पुराने ओरिजिनल टाइप के जो राइस थे उसके जर्म प्लास से हमने डेवलप्ड किया है। अगर मान लीजिए कि अगर ये जो ट्रेडिशनल जितनी भी वैरायटीज है अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम कभी भी क्या है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, जीन बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। और जीन बैंक को इस्टेब्लिश करना क्या है, बहुत ही रिस्की और बहुत ही एक्सपेंसिव है। रिस्की ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन चाहिए इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। एक्सपेंसिव इसलिए है कि क्योंकि इसमें बायोटेक्निकल जो टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही कॉस्टली है। केस स्टडी, बीच बचाओ बचाओ आंदोलन, सेव द सीड्स मूवमेंट। This movement began in the Himalayan foothills. The members have collected seeds of diverse crops in Garhwal. The movement has successfully conserved hundreds of local rice varieties, rajma, pulses, millets, vegetables, spices, and herbs. Many different varieties are being grown as an outcome of this program in local farmers' field. This has also been supported by local women's group who felt these varieties were better than those provided by the green revolution. एक केस स्टडी है, और ये जितने भी केस स्टडी है हम एरिक बरूचा में से लिया गया है। एरिक बरूचा एक ऑथर है जिन्होंने बुक लिखी है इन्वायरमेंटल स्टडीज की, वहाँ से ये केस स्टडी लिया गया है। बीच बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया हिमालय फुटहिल्स में। जो इसके मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी विलेज थे वहाँ से वहाँ पर जा जाकर लोगों से क्या किया है कि जो भी ट्रेडिशनल जो वैरायटीज थे उनको कलेक्ट किया गया। और वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको मोटिवेट किया गया कि आप लोग यही वैरायटीज को यूज़ किया कीजिए। और इसको सपोर्ट किया कई सारे जो वो वुमेन्स के ग्रुप ने, जो ये मानती थी कि ये जो वैरायटीज है ये बेटर है उन वैरायटीज से जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। आज हमने डिस्कस किया अपने लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को डिफाइन किया हमने, कंजर्वेशन के टाइप को स्टडी किया, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन को। इन सीटू में हमने नेचुरल पार्क यानी हमने नेशनल पार्क को स्टडी किया, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टडी किया और उनके बीच में डिफरेंसेस को समझाया। हमने एक्स सीटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन को हमने डिस्कस किया और उसमें कुछ केस स्टडी को हमने आपको समझाया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।